सास ससुर घर में काम करने लगते हैं। शाम को खाना खुशी नीतू से बनवाती है और खाकर थूक देती है। छी, इतना घटिया खाना तुम कैसे बना सकती हो नीतू? अच्छा हुआ तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम तो हमारी नाक की कटवा दोगी अपने ससुराल वालों के सामने। माँ जी, अब से आप इसे खाना बनाना सिखाएंगी, मैं ऐसा बोरिंग खाना नहीं खा सकती। भाभी, आप माँ को परेशान मत कीजिए, दाल में सिर्फ नमक ही तो कम है और मैं नमक ले आती हूँ। सर्दी की वजह से माँ के घुटनों में दर्द है। मैंने तुमसे पूछा कि माँ जी को क्या हुआ है क्या नहीं? माँ जी से बात कर रही हो ना? माँ जी, आर यू लिसन टू मी? हाँ बहू, मैं सब सुन रही हूँ, मैं सिखा दूंगी नीतू को खाना बनाना, तो चिंता मत कर। मेरा तो मूड खराब हो गया, अब ये सारा खाना आप ही लोग खाओ, मैं तो चली बाहर से खाना ऑर्डर करने। खुशी अपने कमरे में जाकर बाहर का खाना ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद डिलीवरी हो जाती है और पिज्जा बर्गर नूडल्स का स्वाद लेती है। बड़े आए मुझे समझाने वाले, अपने एटीट्यूड से इन सब की जान ले लूंगी कि लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाय द वे, इन लोगों को धमकाने में बहुत मजा आता है। चल खुशी, अपने नूडल्स और बर्गर एंजॉय कर, वरना ये भी ठंडे हो जाएंगे। कमरे के बाहर सास और नंद खुशी की बात सुन लेते हैं। देख रही हो माँ, कितना एटीट्यूड दिखा रही है और हमारे बारे में क्या सोचती है। एक दिन आएगा जब इसका ये एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। ये तो मैं भी सोचती हूँ, बहुत परेशान करती है। सोचा था बहू आएगी आराम देगी, लेकिन इसने तो नाक में ही दम कर दिया है। अगले दिन लेट उठकर खुशी तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ ससुर झाड़ू लगा रहा होता है। सास रसोई में खाना बनाती है और नंद डस्टिंग करती है। इसे बोलते हैं हम साथ साथ है वाली फैमिली। आप लोगों को इतने प्यार से अपने घर में काम करता देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पापा जी थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है आपको ऐसे झाड़ू लगाता देख, लेकिन अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। इतने में सास ब्रेड रोल, कॉफी और पोहा बनाकर ले आती है। ले बहू, नाश्ता कर ले, ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। अपने कमरे का हीटर लिया जरा। माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लगा आपने कुछ बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लो, शुरू हो गया सुबह सुबह इसका नाटक करना। मैं बोल रही हूँ बहू, अपने कमरे से हीटर ला कर दे दे। अभी भी माँ जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाभी इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? माँ साफ शब्दों में आपसे हीटर मांग रही है। ओह ऐसा है क्या? मैं तो कोई नौकरानी नहीं हूँ जो यहाँ किसी का काम करूँ। माँ जी, मेरे हाथों में नेल पेंट लग रही है, सुबह सुबह ड्रेस के साथ मैचिंग की नेल पेंट लगानी पड़ती है ना। आपको ठंड लग रही है तो आप हीटर जाकर खुद ले आओ। रहने दो माँ, तुम बैठो, मैं तुम्हें लेकर देती हूँ। नीतू अपनी माँ को हीटर लाकर देती है और खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। ससुर भी जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठता है तब, पापा जी मुझे चम्मच चाहिए, जरा रसोई से लेकर आ जाएंगे आप? हाँ बहू। बेचारा कमलेश बहू के चारे पर रसोई से चम्मच लाकर दे देता है। जैसे तैसे नाश्ता करता है और घर के बाकी लोग भी कर लेते हैं। दोपहर में खुशी मेकअप करके रील बनाती है। चलिए चलिए चलिए, रोह चुरा लो हूँ मैं ऐसी छलिया, चलिए चलिए चलिए, हाथ नाव में हूँ ऐसी छलिया, ओस लहर हो, धूप सहर हो, पाक मेहर हो, बच के जाएगा कहाँ, ना लड़ा तू अख ना लड़ा। भाभी, आपकी रील बन गई है तो नीचे खाना खाने आ जाओ, बहुत ठंड हो रही है। टाइम से खाना खा लीजिए तो मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी, मुझे भी पढ़ाई करनी है। तुम्हें जो भी करना है मुझे उससे क्या, और मैं नीचे नहीं आ रही। माँ जी को बोलो ऊपर खाना आकर दे दे मुझे, और माँ जी का मतलब माँ जी, तुम खाना लेकर मत आना, समझी? ये सुनकर वहां से चली जाती है और सास पूषा बहू का खाना लेकर कमरे में आती है और फिर खुशी खाना खाती है तो उफ, नाच नाच के पाँव में दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दो। बहू, अब तुम मुझसे पैर दबाएगी? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरी माँ समान हूँ। अभी तो आपने बोला माँ, तो माँ से कैसी शर्म? अगर आपको नहीं करना तो मैं पापा जी को बुला लेती हूँ। पापा जी? नहीं, उनको मत बुला। इतना कहकर सास बहू के पैर दबाने लगती है। हाँ माँ जी, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। खुशी खाना खाते सास से पैर दबाती है। ऐसे ही ठंड के दिन गुजरते हैं। खुशी अपना एटीट्यूड दिखाना नहीं छोड़ती। घर वालों को सर्दी में कोई ना कोई काम देकर परेशान करती।
कभी नंद को ठंडे पानी देने की वजह से ठंडे पानी में हाथ से कपड़े डलवाती है, तो कभी नहाने का पानी ठीक से गर्म न करने पर गर्म पानी में हाथ डालकर उसका हाथ जला देती है और सास ससुर से रोज घर की सफाई और खाना बनवाने का काम करवाती है। कुछ बातें कुंदन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाता तो खुशी बड़ी आसानी से अपना एटीट्यूड दिखाकर उसे कंट्रोल कर देती थी या फिर धमकी देती थी। एक दिन सास छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि वो सीढ़ियों से फिसल जाती है। दर्द के मारे पूछा चिल्ला रही थी, अरे मुझे चोट लग गई, बचाओ। खुशी खुशी बहू, अरे बहू मुझे उठा दे, पाँव में लग गई और कमर में भी। अब सॉरी माँ जी, अभी मैं पार्लर से नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ। अगर आपको उठाऊंगी तो ये नेल खराब हो जाएंगे, फिर मेरे 5,000 के नए नेल एक्सटेंशन करने का क्या फायदा। अरे नहीं तो तू ही आजा, ऐसे सुनते हो। हे भगवान, तुम भी ना अपना ख्याल नहीं रखती हो। नीतू जल्दी आओ। आवाज सुनकर नीतू आती है पर माँ को उठाकर कमरे में ले जाती है, कमर पर दवाई लगा देती है। अब मुझे सब समझ आ गया है। मेरी बहू के अंदर पत्थर का दिल है। मेरी ऐसी हालत में भी उसे अपने नेल एक्सटेंशन की पड़ी है। छोड़ो उसकी बातें, तुम्हारी कमर पर दवाई लगा दी है। अगर दर्द बंद ना हो तो बता देना, डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास तो तब चलेंगे ना जब ये हमें पैसे देगी। हमारे बेटे से सारे पैसे तो ये ले लेती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा करना इसे याद नहीं रहता। सिलेंडर के लिए, घर की सब्जी के लिए भी पैसे इससे ही मांगो। ओ नो माँ, पैसे से याद आया, कल मुझे अपने कॉलेज की सेमेस्टर की फीस बनी है। पता नहीं भाभी देगी या नहीं, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। इतने में खुशी आती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? अब मेरी नेल पेंट सूख गई है तो मैं आ गई। ये लीजिए, मेरे हाथ से जूस पी लीजिए। ऐसी सेवा आपको मुश्किल से ही मिलेगी। भाभी कल मुझे कॉलेज की फीस बनी है, लास्ट डेट है, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज की फीस दे दूंगी, बदले में तुम्हें थोड़ा सा गिड़गिड़ाना होगा। प्लीज भाभी दे दो। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? घुटने पर आ जाओ और मांग लो। जितने अच्छे से पैसे मांगोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नीतू घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए रहती है। भाभी मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे पैसे दे दीजिए, आज लास्ट डेट है, प्लीज भाभी। ठीक है दे देती हूँ, ये लो। खुशी अपनी नंद को कॉलेज फीस के पैसे दे देती है और हंसते हुए फोन चलाने लगती है। अगले दिन पति ऑफिस जा रहा होता है, तब खुशी उसे ऑफिस नहीं जाने देती और अपने पति के साथ मॉडर्न कपड़े पहनकर जानबूझकर पूरा दिन महंगी शॉपिंग करके भारी खर्चा करवाती है। ऐसी वो घर के हर एक सदस्य को परेशान करती थी। गली में पड़ोसन कुछ पूछ लेती तो वहां पर भी उल्टा जवाब देती है। तभी शाम को सुष्मिता पूषा से, बाप रे पूषा, तुम अपनी खड़ूस बहू के साथ कैसे रहती हो? बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड वाली है। मैंने तो उसकी तारीफ ही की थी, तब भी उल्टा जवाब दे गई। पता नहीं तेरे घर का क्या ही हाल कर रखा होगा। मत पूछ सुष्मिता, ये हमको बहुत परेशान करती है। घर में हमें ही काम करके देने होते हैं इसे। कुछ बोलो तो अपने असली रंग दिखाना शुरू करती है। अरे कब तक तुम ये सब सहते रहोगे? तेरे छोटा बेटा शहर में है ना, उसकी शादी लायक उम्र हो रही है। उसकी शादी कर, घर में कोई संस्कारी बहू ले आ जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हें समझे और घर संभाल ले, वरना ये तो नचा कर रखेगी। तूने सही बोला, मुझे विशाल की शादी करनी होगी। तब पूषा अंदर जाकर पति के साथ हाथ सेकती है। रात को खुशी के सोने के बाद वो शॉल पहने ठंड में छत पर मिलकर फुसफुसाते हैं। अरे बस बस, मैं और नहीं सह सकता। बेटा, तेरी बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं जानती हूँ बेटा, इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी ही गलती है। हमने तेरी शादी उससे करवाई, लेकिन हमें क्या पता था मॉडर्न के चक्कर में ये अपना एटीट्यूड दिखाकर हमें ये अपनी उंगलियों पर नचाएगी। मैं भी परेशान हूँ भैया, फीस देने में बहुत आनाकानी करती है। आप ठीक कह रही हो माँ, इस मॉडल को तो झेल नहीं पा रही, तो कोई संस्कारी बहू ही लाना। अब चलो अब सो जाते हैं, कहीं उसने सुन लिया तो। फिर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूषा पंडित के पास जाती है और अपने छोटे बेटे की शादी के लिए संस्कारी बहू की मांग करती है। अरे आप निश्चिंत रहिए, ये रही आपके बेटे के लिए संस्कारी बहू। लेकिन हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, लेकिन घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। अंजलि बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे तो ये लड़की तस्वीर में ही अच्छी लग रही है। पंडित जी आप बात कीजिए, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं इसी महीने। जी बहन जी। और फिर पूषा अपने बेटे को शहर से फोन करके बुला लेती है और 2 हफ्तों में उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है। अंजलि ने सादा लहंगा पहना था। जैसे ही वो ससुराल में चावल का कलश गिराकर अंदर जाती है, तब मॉडर्न बहू जोर जोर से हंसने लगती है।
क्या माँ जी, आपको देवर जी के लिए यही गंवार मिली थी? मैं पढ़ी लिखी MBA पास हूँ और ये गंवार घूंघट में। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, घर संभालने के लिए मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे कुछ नहीं आया तो आप तो है बताने के लिए। रही बात घूंघट की, तो ये मेरे परिवार से मुझे संस्कार मिले हैं। ओह रियली? हाँ दीदी। इतना कहकर अंजलि जेठानी के पैर छूती है। ओ ये एक्टिंग जाकर कहीं और करना, यहाँ नहीं। चल बहू, घर के मंदिर में एक दिया भी जला दे। पापा जी, मेरे कमरे में कॉफी लेकर आना थोड़ी देर बाद आप। मेरे मतलब मेरे कमरे से ही होकर जाते हैं ना, इसलिए मैंने आपको बोल दिया ऐसा करना, नहीं तो तुम ही ले आना। ठीक है बहू। ये सुनकर अंजलि को अजीब लगता है। खुशी कमरे में चली जाती है। नई बहू मंदिर में दिया जला देती है, खुशी को कॉफी दे देती है। अगले दिन ठंड में सुबह जल्दी उठकर अंजलि नहाकर पूरे घर की सफाई करती है और फिर पूजा करती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। इतने में घंटी की आवाज से खुशी इरिटेट होकर नीचे आती है। अरे ये कौन सुबह सुबह घंटी बजाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है? वो गंवार देवरानी जी तुम हो? सुबह सुबह भगवान की आराधना करना अच्छी बात होती है, आपको भी जल्दी उठना चाहिए दीदी। देखो तो भाग्यवान बहू कितनी संस्कारी है, सुबह जल्दी उठकर पूजा की। अरे माँ जी, पापा जी आप भी उठ गए? आप सब जल्दी रेडी होकर आ जाइए, मैं फटाफट से नाश्ता लगाती हूँ। कुछ ही देर में संस्कारी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन्हें चाय बनाकर देती है। ये लीजिए माँ जी, पापा जी चाय, और ये पोहे का नाश्ता। आप नाश्ता कीजिए, मैं बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तू घूंघट मत कर, वरना तुझे चोट वगैरह लग जाएगी। जी माँ जी। अंजलि अपना घूंघट हटा देती है, लेकिन सिर पर पल्ला रखती है। बहू पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, वहीं सास ससुर। देखा जी, आपने हमारी बहू कितनी संस्कारी है, सुबह सुबह चाय बनाकर दे दी, वरना बड़ी बहू तो मुझे ही चाय बनाकर जला दिया करती थी। अरे वही तो, और आज झाड़ू भी नहीं लगानी पड़ी। जब सुबह उठा तो बहू ने पहले ही सफाई कर दी थी। लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ही देर में संस्कारी बहू अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिलाती है। सब उसके खाने की तारीफ भी करते हैं। अंदर ही अंदर जेठानी उससे जलती है, साथ ही उसे अपने देवर के सामने भी प्यार से बात करने की एक्टिंग करने पड़ती है। दोनों के पति ऑफिस चले जाते हैं, तब खुशी। अंजलि, तुम ज्यादा ही संस्कारी बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? भूलो मत, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल चलेंगे। भाभी, आप गलत समझ रही हो। संस्कारी बनने के लिए कोई एक्टिंग कैसे कर सकता है? एक बात ध्यान रखना, जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो फटाफट मेरे पास आ जाना, मेरे पैरों की मसाज करो। जी दीदी। देवरानी जेठानी के पाँव की मालिश करने ही जा रही थी कि इतने में सीढ़ी पर चढ़ने में ससुर को दिक्कत होती है। पाँव दर्द करने लगता है। तब अंजलि खुशी को छोड़कर ससुर को उसके कमरे तक छोड़ कर आती है और उसके पाँव दबाने लगती है। पापा जी, आपको ठीक तो लग रहा है ना? ये तेल बहुत असरदार है, देखना आप ठीक हो जाएंगे। इसमें अजवाइन, हल्दी और कपूर है। बहू मेरे पाँव मत छू, हम तुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। बेटी हूँ पापा जी, तभी तो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, और आप मना नहीं करेंगे। तेरी जैसी बहू पाकर तो हमारे भाग्य खुल गए अंजलि बेटी। ये सब कमरे के बाहर खड़ी होकर खुशी सुनकर तिलमिला जाती है। इन्हें ज्यादा ही संस्कारी बहू अच्छी लग रही है ना, और ये भी मेरे पैरों की मालिश छोड़ पापा जी के पास पहुंच गई। इसको तो मैं अलग से बताऊंगी। खुशी वहां से चली जाती है और नंद को ठंड में बर्तन साफ करने का ऑर्डर देती है। नीतू ठंडे पानी में कांप कांप कर बर्तन साफ कर रही थी। बाप रे, मेरे हाथ तो ठंडे पानी से सुन्न हो गए। नीतू, अरे हटो हटो, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। नीतू के हाथ से बर्तन लेकर अंजलि खुद बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही अंजलि पूरे ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। ठंड में जितने भी काम हो रहे सारे करती है। अच्छा खाना बनाने से रोज रोज सुबह शाम उसे तारीफ मिलती है। इससे खुशी बहुत ज्यादा जलने लगती है और अब देवरानी के बने खाने में नमक मिर्ची ज्यादा कर देती है, जिससे सास ससुर को मिर्ची ज्यादा लग जाती है। तो अंजलि इस सिचुएशन को भी संभाल लेती है। वाह बहू, मुझे तो लगा था ये पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी, लेकिन तुमने एक नींबू डालते ही पूरी सब्जी बचा ली। मेरी बहू है ही समझदार। तभी पड़ोसन घर में आती है तो छोटी बहू उसके भी पैर छू लेती है। ये तो मुझे भी कहना पड़ेगा पूसा देवी, तुम्हारी छोटी बहू बहुत समझदार और संस्कारी है। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, अब नहीं छोड़ूंगी। सुष्मिता के जाने के बाद मॉडर्न बहू घर में सबको डांट कर काम पर लगा देती है। ये देखकर अंजलि को हैरानी होती है।
अगर वो उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो खुशी उसको भी धमकाने लगती है, उसके हाथ मरोड़ देती है। जब सास ससुर घर की साफ सफाई कर रहे थे तब माँ जी, पापा जी, क्या जेठानी जी ऐसे ही है, हमेशा एटीट्यूड दिखाती है। अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता है? वो करती है बहू, वो किसी को कुछ नहीं समझती। उसने धमकी दी है कि विशाल को पता नहीं चलना चाहिए, तो भी कुछ मत बताना। जी माँ जी। बातें चल रही है क्या यहाँ? जल्दी से काम कीजिए, कितनी भी ठंड लगे। और गंवार देवरानी जी, मेरे साथ बाजार चलो। खुशी अंजलि को अपने साथ बाहर सब्जी लेने के लिए ले जाती है। बाहर बहुत कोहरा था, एक गरीब सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। उससे खुशी एटीट्यूड में बात करते हुए, ओ भाई, 20 रुपए की ये सारी सब्जी बांध दो। अरे बहन जी, सारी सब्जी 20 रुपए की कैसे हो सकती है? कोई 40 रुपए किलो है, कोई 30 रुपए किलो है। भाई सबके अलग अलग दाम हैं। बस बैंगन और आलू 20 रुपए किलो है और धनिया 5 रुपए का। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जितना बोल रही हूँ उतना करो। 20 किलो पर सब्जी मुझे सब चाहिए, यानी कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ। अरे बहन जी, हाथ जोड़ रहा हूँ। ठंड में 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाने से ही तो मेरा घर चलता है। ये भी आप सस्ते में खरीद लेंगे तो हम खाएंगे क्या? जेठानी जी, बात समझने की कोशिश कीजिए ना। इस बेचारे गरीब को भी तो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद लेती हूँ। लो भैया 250। अंजलि सारी सब्जी लेकर आगे बढ़ जाती है और एटीट्यूड में खुशी जो भी शॉपिंग करती है सारे शॉपिंग बैग्स अंजलि को पकड़ा देती है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचते हैं। एटीट्यूड में खुशी अंदर चली जाती है, लेकिन एक गरीब पड़ोसन खांसी जुकाम से परेशान थी तब। अच्छा भगवान, पैसे भी नहीं है और सर्दी से हाथ पैर भी ठंडे हो चुके हैं, बार बार छींक भी आ रही है। आंटी जी, मैं इसी सामने वाले घर में रहती हूँ, ये लीजिए, आप पैसे ले लीजिए और अपनी दवाई ले लीजिए। ज्यादा तबीयत खराब होगी तो मुश्किल हो जाएगी। और हाँ, मना मत कीजिएगा। तुम तो बहुत संस्कारी बेटी हो। ठीक है, मैं दवाई ले लूंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। ऐसा बोलकर वो औरत दवाई लेने चली जाती है। मोहल्ले में अंजलि के संस्कारी बर्ताव के बारे में सब जानने लग गए थे। अगले दिन एटीट्यूड की क्वीन गाड़ी में बैठकर अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करते हुए जाती है। इतने में कोहरे की वजह से एक बड़ा ट्रक कार से टकरा जाता है, जिससे एक भयंकर एक्सीडेंट होता है। आसपास के लोग फौरन उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। घर वालों को भी किसी तरह सूचना मिलती है और वो भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 20 घंटे तक खुशी को होश नहीं आता। सॉरी, ये कोमा में जा चुकी है। अब ये कब अपनी आंखें खोलेंगी हम कुछ नहीं कह सकते। महीना साल भी लग सकता है, और अगर नहीं उठी तो आप समझ लेना। मैं जेठानी जी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अंजलि दिन रात अपनी जेठानी की सेवा करती है। उसके हाथ पांव पोंछना, दाल बनाकर लाना, दिन भर आईसीयू में बैठना, इसके बाद घर संभालना। अंजलि एक साथ दोनों चीजों को संभालती है। एक दिन खुशी के हाथ पांव हिलते हैं, वो आंखें खोलती है। जेठानी जी के डॉक्टर, नर्स, जल्दी से आप आ जाइए, देखिए ना, शायद ये उठने वाली है। डॉक्टर चेकअप करता है। इतने में खुशी भड़क जाती है और घर वाले सारे मौजूद हो जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मैं ये कहाँ हूँ? मैं तो कार में थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है। अरे मैडम रिलैक्स, आप कोमा से 2 महीने बाद उठी हैं। आप बच गई क्योंकि आपकी देवरानी ने आपकी बहुत सेवा की है, वरना ऐसे कैसे इसमें तो मरीज चल बसता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात आपके पास बैठी, आपकी न जाने कैसी कैसी केयर की है। हाँ बहू, तेरी गंवार देवरानी ने न केवल घर संभाला बल्कि तुझे भी संभाला है। तेरे कपड़े बदलने, तुझे खिलाना पिलाना, तेरे नाखून काटना, तेरे बाल ठीक कर देना, तेरी सेवा करना, सब कुछ। एक ऐसी रात नहीं जब ये सुकून से सोई हो। ये सुनकर खुशी को झटका लगता है। क्या अंजलि, मैं 2 महीने से कोमा में थी और तुमने मेरी हमेशा केयर की कि मैं तुम्हारे साथ क्या घर वालों के साथ भी कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया? मुझे माफ कर दो। शायद आज मैं जो सांसें ले रही हूँ वो तुम्हारी मदद से ले रही हूँ, तुम्हारी दी हुई है। नहीं नहीं दीदी, मुझे इतना बड़ा मत मानिए। ये सब जो किया है भगवान ने किया है। मुझे बोलने दीजिए, कोई मुझे टोके नहीं। आप सबसे मुझे माफी मांगनी है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। और अंजलि तुम भी। मैं खुद को पढ़ी लिखी मॉडर्न बोलती हूँ और हमेशा मैं तुम्हें गंवार बोलती थी, लेकिन जिंदगी के इस सफर में गंवार तो मैं निकली और पढ़े लिखे ना होकर भी तुमने समझदारी दिखाई, घर भी संभाल लिया। इसलिए माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगी, तुम्हारे संस्कार उन्हें पसंद आए। दीदी, संस्कार डिग्री से नहीं दिल से होते हैं। देखो बहू, चाहे कैसी भी हो, मॉडर्न या गंवार, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है। अब से मैं भी देवरानी की तरह अपनी फैमिली को संभालूंगी।
आप सब मुझे एक मौका तो देंगे ना? चलो अच्छा है, अब तुम थोड़ी सी कोशिश तो करोगी। इस तरह खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन वो अस्पताल में ही रहती है। डिस्चार्ज होने के बाद घर पर सब उसका ख्याल रखते हैं और ठीक होने के बाद अपनी देवरानी से संस्कार सीखकर घर